नमस्कार आप सभी को। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे और समृद्ध होंगे। आज मैं एक बड़ी ही अलग और दिलचस्प चीज़ पे बात करने वाला हूँ और इसके लिए मैं आपको एक पहले कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी सुन के शायद आप समझ ही जाएंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ और मैं किस चीज़ पे आज बात करने वाला हूँ। तो कहानी है यूपी के दो बाहुबलियों की, जो एक छोटे से गांव के पास रहते हैं। आप किरदारों का नाम समझ ही जाएंगे मैं किन की बात कर रहा था। कुछ समय के पहले की बात है कि दोनों के दोनों बाहुबलियों को एक दूसरे से एकदम सख्त नफरत होती है। दोनों एक दूसरे को नापसंद करते हैं, पर उन दोनों को पता चलता है कि पेड़ के गांव के बाहर एक पेड़ है जिसके नीचे हीरे जवाहरात एक पोटली में बंद मतलब गाड़े हुए हैं। तो दोनों के दोनों बाहुबली सोचते हैं कि चलो यार, मैं जाऊंगा, इस जगह को खोदूंगा और हीरे जवाहरात निकाल दूंगा। और ऐसा ही होता है। किस्मत की बात ऐसी कि दोनों के दोनों एक ही वक्त उस पेड़ पे पहुंचते हैं, साथ में खोदने लगते हैं और उन्हें हीरे की पोटली मिल जाती है। अब जब हीरे की पोटली मिल जाती है तो दोनों बाहुबलियों ने यह सोचा होता है कि हीरे की पोटली मिलते ही हम दोनों हीरे को करीब करीब आधा आधा बांट लेंगे एक दूसरे में। पर इसमें एक कहानी में हल्का सा ट्विस्ट आता है। पहला बाहुबली दूसरे बाहुबली को बोलता है कि देख भाई, हमने तो इतनी देर से खुदाई करी, हीरे की पोटली मिल चुकी है, अब हम दोनों बड़े भूखे हैं, मैं गांव से खाना लेकर आता हूँ। तो दूसरा बाहुबली कहता है हाँ ठीक है, तू एक काम कर, तू गांव से खाना लेकर आ, तब तक मैं देखता हूँ कि हीरे को ही ना लेके चले जाए। पहला बाहुबली खाना लेने जाता गांव में, उस खाने में वो जहर मिला देता है और दूसरा बाहुबली चुपके से, उसने क्या कहते हैं, पेड़ के पीछे एक तलवार रखी होती वो निकाल लेता है। जैसे ही पहला बाहुबली खाना लेकर पेड़ के नीचे पहुंचता है, दूसरा बाहुबली पीछे से आता है और उसे तलवार से वार करता है और उसे मार देता है। अब दूसरा बाहुबली बड़ा खुश होता है, कहता है भाई सारे हीरे तो मेरे हैं, है ना। आराम से खाना खोलता है, वो जहर वाला खाना खाता है और वो भी मर जाता है और हीरे किसी को नहीं मिलते। ये कहानी है असल में हमारे बुआ और बबुआ की। शायद आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ अखिलेश यादव और मायावती जी की। आजकल टीवी में कई सारे लोग काफ़ी वक्त से जो सफोलॉजिस्ट हैं टीवी में आके कह रहे हैं कि कैसे मायावती को कांग्रेस के साथ चले जाना चाहिए और कैसे मायावती अगर कांग्रेस के साथ गई तो बहुत कुछ कर लेगी। देखिए, ये बात सही है कि कांग्रेस में सोनिया गांधी जी ने और मायावती जी ने अखिलेश के लिए एक नए किस्म का चक्रव्यूह रचा है। आपको सबको तो पता ही है कि मोहन यादव को मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बना के बीजेपी ने एक तुरुप का पत्ता खेला है और इस तुरुप के पत्ते से असल में 16 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं, 16 जगहें ऐसी जो हैं जिनमें बहुत ज़्यादा अखिलेश कमज़ोर पड़ेंगे। उन 16 जगहों का नाम है हाथरस, फिरोज़ाबाद, कसगंज, एटावा, मैनपुरी, फरुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जलौन, झांसी, ललितपुर, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा कहीं से ये 16 कॉन्स्टिट्यूंसीज के नाम पढ़ रहा था, पर मैं बस ये कहना चाह रहा था कि ये जो एक नया कॉम्बिनेशन जो बीजेपी ने करा है, उससे अखिलेश के MY कॉम्बिनेशन पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये सब तो सब जानते ही हैं कि अखिलेश मुस्लिम बहुल इलाकों से अपने मुस्लिम कैंडिडेट्स को लाते थे, लड़वाते थे और उन्हें पता था कि यादव वोट तो उन्हीं को मिलेगा, तो उसकी वजह से वो ऐसा करते थे। और जहाँ पे यादव बहुल इलाके होते थे वहाँ पे भी वो मुस्लिम कैंडिडेट्स को, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, टिकट देते थे। पर अब एक बड़ी अनोखी सी चीज़ हुई है। मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर बना के बीजेपी ने एक काम ये करा है कि उन्होंने बेसिकली कोई भी ऐसा हिस्सा जो मध्य प्रदेश के टच में और जहाँ पे यादव समुदाय के काफ़ी लोग रहते हैं, वहाँ पे बीजेपी ने कोशिश करी है कि अखिलेश को तोड़ा जाए। और ये थोड़ा सुनने की बात है। बीजेपी को ये भी पता है कि काफ़ी मुसलमान लोग इसलिए बसपा को वोट नहीं देते क्योंकि वो जानते हैं कि बहन जी का अगर मन करे तो बहन जी कभी भी किसी का भी दामन छोड़ के बीजेपी के पास जा सकती है। ये पिछली बारी लोगों को तब पता चला था कि जब बहन जी मतलब मायावती जी ने और अखिलेश जी ने साथ इलेक्शन लड़ने की कोशिश करी थी और वोट ट्रांसफ़र नहीं करवा पाए थे, जबकि
उस टाइम पे ये भी हुआ था कि कुछ जगहों में मुसलमान वोट अखिलेश को जाने की जगह वहाँ से उठ के कांग्रेस के पास चला गया। अब ये बात तो पक्की है कि अगर आप इलेक्शन देखें तो पिछले 2019 के इलेक्शन में एनडीए ने, जो उसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी और अपना दल सोनेलाल, उनके पास 51% वोट थे। और उसके बाद फिर जो महागठबंधन था उसमें करीब करीब बहुजन समाज पार्टी के पास 19%, 19.43% वोट थे, समाजवादी पार्टी के पास 18.11% वोट थे और राष्ट्रीय लोकदल के पास 1.69, 2% से भी कम वोट थे, पर उनके पास 39% वोट बन रहे थे। अब अगर इसमें से समाजवादी पार्टी के जो 18% की मैं बात कर रहा हूँ, अगर समाजवादी पार्टी के 18% में से 6% बीजेपी के पास चले गए, जो थोड़ा तो मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, पर 6 की जगह 4% भी चले गए तो समाजवादी पार्टी स्टेट लेवल में सिर्फ 14% पे निपट के रह जाएगी। और यही नहीं, अगर आप ये देखें कि किस तरह बाबा जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने काफ़ी सारी ऐसी टारगेटिंग और ऐसी स्कीम्स करी है जिसमें बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक काफ़ी कम हुआ है और टूट के बीजेपी में गया है, तो उससे बहुजन समाज पार्टी को भी असर पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अभी भी 19% पे, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों को। मेरे हिसाब से अखिलेश भी इस बारी 14 से 15% ही कर पाएंगे और मायावती जी भी 13-14, शायद ज़्यादा से ज़्यादा 15% कर पाए। मैं इसका मैं ये बात भी बोलना चाहूँगा, असल में पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए चाहिए होता है पैसा, और कई लोग इस बात को भूल रहे हैं कि अखिलेश 2017 से उनकी जो पार्टी समाजवादी पार्टी वो कहीं भी सत्ता पे नहीं है, और मायावती जी वो तो 2012 से सत्ता में नहीं है। और मायावती जी भले 3 से 5 करोड़ में कोई अपने टिकट बांट लें, कैसे अब ये तो पता ही चलेगा कि कांग्रेस के साथ वो कैसे कैसे सीटें लाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस मायावती जी के साथ ऐसा कुछ गठबंधन करने की कोशिश करेगी। कांग्रेस कहेगी कि जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पर कांग्रेस अपना नेता उतारेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा हो सकता है कि अखिलेश के मुस्लिम वोट टूट के उनको आ जाए, क्योंकि अगर मायावती ने अपना कैंडिडेट उतारा था तो ऐसा होने का बहुत ज़्यादा चांस है कि शायद वो लोग सपा से कांग्रेस में ट्रांसफ़र ना हो। और इसी वजह से मायावती और कांग्रेस के बीच में कुछ ऐसा गठबंधन होगा या ऐसी सोच होगी कि कुछ कांग्रेस ऐसे इलाके लेगी जहाँ पे मुस्लिम बहुल हो, और मायावती ऐसे इलाके लेगी जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कोशिश करके मतलब वोट हिला सकती हूँ। हालांकि मुझे शक है कि इस पर ज़्यादा कुछ होने वाला है, और मैं इस बात से भी आश्वस्त हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो 2022 में गलती करी थी, जिसमें छठे और 7वें फेजेस में उनके कई सारी ऐसी जगहें थी जहाँ पे वो काफ़ी अच्छा करते थे पर अच्छा कर नहीं पाए थे, जैसे कि आपका आजमगढ़, माऊ, गाजीपुर, जौनपुर। चलिए ठीक है, आजमगढ़ को मैं मानता हूँ कि वो सपा का गढ़ है, पर अगर आप ऐसी बात करें बलिया, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती और ऐसी ऐसी जगहें पे, तो कुछ हद तक मैं भी हैरान हो गया था कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करा था जितना मैं सोच रहा था। हालांकि मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ काफ़ी काबिल नेता हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं, तो इस बारी वो कुछ करेंगे। पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हो ना हो, हम 2024 में आ चुके हैं और मेरे ख्याल से अखिलेश और यहाँ तक कि उनके लिए जो चक्रव्यूह रच रही हैं मायावती जी सोनिया गांधी जी के साथ मिलके, बसपा और सपा का समय ख़त्म हो गया है। मेरे ख्याल से दोनों की दोनों पार्टियाँ अगले 2 से 3 साल में एकदम ख़त्म हो जाए और इनको सब लोग भूल जाएं। आशा करता हूँ आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। थोड़ी सी त्रुटियाँ होती हैं मेरे वीडियो में, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नॉन स्क्रिप्टेड तरीके से वीडियोस करता हूँ, पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं और अच्छे तरीके से वीडियोस बना सकूँ। बाद में शायद एडिटिंग भी करना शुरू कर सकूँ, जिससे मेरे बैकग्राउंड में इतने सारे मैं नंबर्स की जो बातें कर रहा हूँ तो वो उन्हें एडिट करके दिखा सकूँ। तो मेरे साथ कुछ वक्त बिताने के लिए धन्यवाद एंड गुड बाय।